बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अमार अहमद। आई एम योर अकाउंटिंग टीचर। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फाइनल अकाउंट्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बताऊंगा। हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो कंप्लीट एक सर्कल पे डिपेंड करती है। हमारी अकाउंटिंग जो है वो कंप्लीट एक सर्कल पे डिपेंड करती है, जिसे हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। ये सर्कल जो होता है ये ख़ास अरसे के दौरान कंप्लीट होता है, जिसे हम अकाउंटिंग पीरियड का नाम देते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये टाइम पीरियड जो है वो विद इन 1 ईयर है। लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती हैं कि ये पूरे सर्कल को मंथली भी कंप्लीट कर लेती हैं, क्वार्टरली भी कंप्लीट करती हैं, हाफ ईयरली भी कंप्लीट करती हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट किया हुआ है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने इस सर्कल को कंप्लीशन का जो मुकम्मल दौरानिया बताया वो है 1 ईयर। इसमें टोटल 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, बेसिकली ये एक समराइज्ड अकाउंटिंग साइकिल है। इन डिटेल जो है इसमें और भी स्टेप्स इंक्लूड हैं। पहला स्टेप जो है दैट इज़ ट्रांजैक्शन। इसे हम सिंपल ट्रांजैक्शन का मतलब, इसका ट्रांजैक्शन का मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन है, यानी ऐसा लेन देन, ऐसी डीलिंग जो कि दो या दो से ज़्यादा आदमियों के दरमियान या दो से ज़्यादा अदारों के दरमियान हो रही हो, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। हमारा बिजनेस जो है ना वो स्टार्ट ही ट्रांजैक्शन से होता है। जैसे कि ऑनर जो है सबसे पहले बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है थ्रू कैपिटल, तो वो बिजनेस की फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंसीडर की जाती है। ठीक है, जैसे ही ट्रांजैक्शन हो जाती है तो अकाउंटिंग में सबसे पहले फिर हम उन ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब वो रिकॉर्डिंग स्टेप जो है दैट इज़ कॉल्ड जर्नल। वो बुक है जर्नल, यानी जब भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी आपने सबसे पहले उसे एक बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। उस बुक का नाम है जर्नल, या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं, उसे डे बुक का नाम भी दिया जाता है। ये हमारा सेकंड स्टेप है। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन इनक्लूड हुई, उसके बाद हमने उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया अकॉर्डिंग टू डेट वाइज। दैट बुक इज कॉल्ड जर्नल। ठीक है, जर्नल के बाद हम उस ट्रांजैक्शन की क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, जो कि हमारी लेजर के अंदर होती है। ये हमारा तीसरा स्टेप है। लेजर में हम क्या करते हैं कि तमाम जो जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई होती हैं उनकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड स्पेसिफिकेशन। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कैश का अकाउंट है, जर्नल में हमारे पास नो डाउट डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, हम उसको टाइमली बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो हर ट्रांजैक्शन जो होती है मिक्स होती है। अगर मैं कंसिडर करूं जी, हमारा एक सप्लायर था, क्रेडिटर था, उससे हम हर हफ्ते हर वीक में हम तकरीबन उसे उधार पे चीज़ें ख़रीदते थे। आफ्टर 2 से 3 मंथ्स वो पर्सन हमसे पैसे लेने आ जाता है और पूछता है कि जी मेरे आपकी तरफ जो है तकरीबन कोई 1 मिलियन पेंडिंग है, वो मुझे अदा कर दे। तो क्या आप बगैर जांच पड़ताल किए उसको पेमेंट कर दोगे? कभी भी नहीं। तो अगर हम जांच पड़ताल करने बैठे तो जर्नल में हम देखेंगे कि हमने कब कब उसके किस वक्त उससे ट्रांजैक्शंस की और कितनी ट्रांजैक्शंस की। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास तो बेतहाशा ट्रांजैक्शंस हुई होंगी, तो हम उसकी ट्रांजैक्शन को उसके अंदर से आइडेंटिफाई करेंगे, ढूंढेंगे, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसी प्रॉब्लम को हमने ख़त्म करते हुए हमने क्या किया, लेजर की तरफ मूव कर गया। यानी हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन जो जर्नल में रिकॉर्ड होती थी उसको हम लेजर में क्या कर देते थे, क्लासीफाई कर देते थे अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, ताकि हमें ऑन टाइमली बेसिस पे हर डाटा अवेलेबल हो। इसमें हम हर तरह का अलग से नेचर वाइज जो है अकाउंट्स मेंटेन कर लेते हैं। उसके बाद हमारे लेजर के बाद हम चलते हैं अपनी समरी की तरफ, जिसे हम समराइजिंग कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। आपने नोट किया होगा कि जर्नल के बाद जब आप लेजर बनाते हो उसमें क्लासिफिकेशन होती है, उसके बाद हम उसकी एक समरी बनाते हैं। बेसिकली जो ऑनर होते हैं, बिजनेस के मालकान होते हैं, वो खुद अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। हम उनको सारी के सारी अकाउंट्स इन डिटेल नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं, उन्होंने डिसीजंस लेने होते हैं अबाउट बिजनेस, तो उनको हम समरी ही प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि वो उसके बेसिस पे अपने डिसीजंस ले सकें। अब समरी में एक तो ट्रायल बैलेंस शामिल होता है और दूसरा हमारे पास होता है फाइनल अकाउंट्स, जो कि नंबर 5 है। अब फाइनल अकाउंट्स क्या है, देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बिजनेस करने का मेन मकसद क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। सबसे पहले देखा जाए तो अर्निंग प्रॉफिट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बिजनेस। तो कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास बिजनेस में कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वो हमें पता चलेगा फाइनल अकाउंट्स के थ्रू। हमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा जो बिजनेस ने पूरे साल जो भी ट्रांजैक्शंस की हैं, जो भी लेन देन किया है, जो भी बिजनेस किया, क्या हमें उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसलिए हम इसे लास्ट में फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। बेसिकली ये बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए बनाया जाता है। ये अकाउंटिंग साइकिल का जो होता है ना, ये बेसिकली लास्ट स्टेप होता है। इसे हम इसलिए कहते हैं द कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, कि जो हमारा अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होता है ट्रांजैक्शन से,
जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स। तो यहाँ पे आके अकाउंटिंग साइकिल जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर हम फिर वहीं से स्टार्ट दोबारा शुरू कर देंगे ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन से जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। इस तरीके से हमारा हर साल का जो बिजनेस है हमें इस अकाउंटिंग साइकिल के थ्रू हमारी सारी परफॉर्मेंसेस को शो करता है, ठीक है। इसलिए हम इसको नाम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, क्योंकि ये आखिरी अकाउंट होता है, आखिरी समरी होती है जो कि हम अपने ऑनर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन की तरफ देखा हो कि आपने पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी हो, तो मैंने एक समराइज करके यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको हम ज़रा रीड आउट करते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट, अकाउंटिंग एक फ़न है, आपको पता है हम इसे फ़न कंसिडर करते हैं, ठीक है, कि इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन होती है। अकाउंटिंग आर्ट का मतलब होता है ऐसा सब्जेक्ट जिसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हो, हम जस्ट इसको पढ़ते नहीं, इसको प्रैक्टिकली हम इसको परफॉर्म भी करते हैं। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कि अकाउंटिंग एक ऐसा फन है जिसमें बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कारोबारी माली लेन देन। ये जो मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन का लफ्ज यूज किया, ये बेसिकली बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही शो करता है कि अकाउंटिंग एक ऐसा फन है जिसमें हम तमाम बिजनेस कारोबारी माली लेन देन को क्या करते हैं, सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू डेट वाइज फिर हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड स्पेसिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहाँ करते हैं? हम लेजर के अंदर। एंड समराइजिंग, और फिर हम उसकी समरी बनाते हैं ताकि हम अपनी समरी जो है अपने ऑनर को प्रोवाइड कर सकें, अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर सकें। और समराइजिंग हम कहाँ करते हैं? ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स के अंदर। एंड द लास्ट वन इज इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं, इंटरप्रेटिंग भी कहते हैं, और इसे एनालाइजिंग भी कहते हैं। जब भी आप अपने फाइनल रिजल्ट्स क्रिएट कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो बिजनेस के जो ऑनर्स होते हैं वो फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि क्या आया, हमने जो स्टार्टिंग में टारगेट को जो हमने अंदाज़ा लगाया था, एस्टिमेशन किया था कि उतना प्रॉफिट अचीव हुआ या नहीं हुआ, क्या हमने गलतियां की, क्या हम फ्यूचर में और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जो खामियां हमने प्रीवियस की हैं उसे आगे और हम अच्छा मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारे इस बिजनेस की 2-3 ब्रांचेज हैं तो हम तीनों ब्रांचेज को आपस में कंपैरिजन करके देखते हैं कि तीनों में से किसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। जो फर्म ज़्यादा अच्छी, जो बिजनेस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको अच्छे तरीके से हम उसी की ही चीज़ों को हम अडॉप्ट करेंगे दूसरी ब्रांचेज में भी, ताकि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है, हर ब्रांच जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। इज दैट क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग साइकिल इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो हमने ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन को भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया और अकाउंटिंग साइकिल को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। बेसिकली फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने से पहले मुझे ये कंप्लीट साइकिल के बारे में आपको बताना था। अब हम क्वेश्चन जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैं आपको फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन दूंगा कि उसको हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं, कैसे बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग साइकिल के बारे में डिस्कस किया था और आज हम अपना प्रॉपर फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शुरुआत करेंगे। अकाउंटिंग साइकिल में बेसिकली मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे, उसमें से जो लास्ट स्टेप था दैट इज़ फाइनल अकाउंट्स, जो कि हमारे अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप होता है। इसके बाद हमारा अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाता है। फाइनल अकाउंट्स बेसिकली बनाया जाता है बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। तो ये तीनों ये फाइनल अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हम 3 तरह के अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम भी दिया जाता है। जो पहला अकाउंट है दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड अकाउंट इज बैलेंस शीट। 1 बाय 1 करके हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कि हम तीनों को किस पर्पस के लिए पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है टू नो द ग्रॉस रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस के ग्रॉस रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना है। ग्रॉस का मतलब होता है खाम, मतलब ऐसा रिजल्ट्स जो कि अभी 100% प्योर नहीं है। इसमें हम 100% अभी प्योर रिजल्ट्स को फाइंड आउट नहीं करते। अभी भी इसके रिजल्ट्स जो ट्रेडिंग अकाउंट्स के थ्रू हमें मिलेंगे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिलावट होगी। वो क्या होगी वो आगे फर्दर जाके मैं आपकी इन डिटेल बताता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं टू नो द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि ये वो रिजल्ट्स हैं जो हमारे फाइनल रिजल्ट्स हैं,
ठीक है। अब फाइनल रिजल्ट्स भी इसे हम कहते हैं, इसे हम नेट रिजल्ट्स का नाम भी देते हैं, फाइनल रिजल्ट्स भी बोलते हैं और नेट रिजल्ट्स का नाम भी देते हैं। यानी ग्रॉस रिजल्ट्स में 100% रिजल्ट हमारे प्योर नहीं होते, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो 100% प्योर होते हैं, प्रॉपर होते हैं, इसे हम नेट रिजल्ट्स का नाम भी देते हैं। बैलेंस शीट में हम फाइंड आउट करते हैं टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जो माली हालत है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। दोबारा हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ चलते हैं कि ग्रॉस रिजल्ट्स में क्या शामिल होता है। ग्रॉस रिजल्ट्स में शामिल होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करेंगे, इसे हमें या तो बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा या ग्रॉस लॉस पता चलेगा। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग का सिंपल मीनिंग क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग। हमने इसमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी उसके मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको बाय करने की कॉस्ट को इंक्लूड करना है, और फिर उसी प्रोडक्ट को बनाने के बाद डायरेक्ट जब हम उसे सेल करेंगे उसकी सेल को हमने रिकॉर्ड करना है। उन दोनों को आपस में कंपैरिजन करने से हमें या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। उस प्रॉफिट एंड लॉस को हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहते हैं। अगेन कह रहा हूं कि हमने बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड ट्रेडिंग, कि जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो, बनाते हो, सबसे पहले आप उसको क्या करते हो, उसका रॉ मटेरियल परचेज करते हो, बाय करते हो, वो उसकी कॉस्ट होती है, उसको बनाने की लागत होती है। उसके बाद जब बनाने के बाद जब हम उसे मार्केट में सेल कर देते हैं, सेल दैट इज द इनकम, डायरेक्ट इनकम भी उसे हम कहते हैं, ठीक है। ये इनकम होती है जो हम चार्ज करते हैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करने से। अब वो सेल और जो हमारी कॉस्ट है, यानी बाइंग और सेलिंग का जो डिफरेंस है, या तो वो प्रॉफिट में होगा या वो लॉस में होगा। उस प्रॉफिट एंड लॉस को हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का नाम देंगे। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो फाइनल रिजल्ट्स या नेट रिजल्ट्स जिसे हम कहते हैं, उसको हम नाम देते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करने के बाद नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करते हैं, इसमें 100% हमारे रिजल्ट्स होते हैं कि हमें फाइनली इस बिजनेस को करने से हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ तो 100% कितना प्रॉफिट हुआ है, इसमें से तमाम एक्सपेंसेस, तमाम अखराजात जो होते हैं 100% इसमें से माइनस हो चुके होते हैं। ये वो प्रॉफिट होता है जिसको हम फाइनली यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पर्पज के लिए। इज दैट क्लियर? उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, इसमें हम किस तरह से फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं। बेसिकली हम इसे बिजनेस में एसेट्स को कैलकुलेट करते हैं, बिजनेस की लायबिलिटीज क्या होती है और बिजनेस का कैपिटल क्या होता है। कि एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स बेसिकली वो तमाम प्रॉपर्टीज होती हैं, असासा जात होते हैं जो बिजनेस की मलकियत में होते हैं, जो बिजनेस की रिसोर्सेज होते हैं जिससे बिजनेस किया जाता है। जब तक एसेट्स नहीं होंगे आप बिजनेस को परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि कैश एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, और फर्नीचर एसेट्स है, मशीनरी एसेट्स है, प्लांट एसेट्स हैं, ये तमाम चीज़ें एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आपकी एसेट्स होती हैं। अब ये जो एसेट्स होते हैं इनको प्रोवाइड करने वाले दो सोर्सेज हैं, लाइबिलिटीज और कैपिटल। लाइबिलिटीज वो जो आउटसाइडर्स आपको प्रोवाइड करते हैं उसको हम लाइबिलिटीज का दे देते हैं, जो ऑनर प्रोवाइड करता है उसे हम कैपिटल का नाम देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा। फिर हम मूव करते हैं अगेन ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट आया या ग्रॉस लॉस आया, उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमें ये चीज़ों का पता होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट तब होता है जब आपकी डायरेक्ट इनकम्स ग्रेटर देन होती हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस से। डायरेक्ट इनकम हम बेसिकली यहाँ पे सेल्स को कहेंगे। डायरेक्ट इनकम हम यहाँ पे किसको कहेंगे? सेल्स। सेल्स वो इनकम होती है जिसका एक्चुअली आप बिजनेस कर रहे होते हैं, जिस प्रोडक्ट का एक्चुअली आप मैन्युफैक्चर करके जिसको बेचते होते हैं, वो आपकी सेल्स में आ जाती है। जैसे अगर आप फर्नीचर का काम कर रहे हैं तो फर्नीचर आपकी सेल में कंसिडर, वो गुड्स फर्नीचर में आ जाती है। शूज़ का काम कर रहे हैं तो शूज़ आपको जब बेच के आप अर्निंग करेंगे तो वो आपकी डायरेक्ट इनकम में आ जाती है। और उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मैंने अभी आपको बताया था कि उसकी जब बाई करते हैं ना, उसका रॉ मटेरियल परचेज करते वक्त उसके ऊपर जो चीज़ें आपने बनाई उसको सेल करने के लिए, उन चीज़ों को बनाने का जो खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है। इनको अगले लेक्चर में इन डिटेल में आपको लाजमी बताऊंगा कि डायरेक्ट इनकम्स क्या होती हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उसकी कंप्लीट लिस्ट भी आपको बताऊंगा। इसलिए यहाँ पे हमने ये देखना है कि अगर डायरेक्ट इनकम्स ग्रेटर देन होंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस से तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अगेन सुने, डायरेक्ट इनकम्स ग्रेटर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अगर डायरेक्ट इनकम्स लेस देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, के इनकम्स कम है एक्सपेंसेस ज्यादा होगा, ऑब्वियसली वो हमारा लॉस कंसीडर होगा। इज दैट क्लियर? फिर हम चलते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ कि देखते हैं कैसे नेट प्रॉफिट आएगा और कैसे नेट लॉस आएगा। इसमें हमारी इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रेटर देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट इनकम्स सेल को कंसीडर किया जाता है,
इनडायरेक्ट इनकम अगर बिजनेस के अंदर सेल्स के अलावा भी अगर आपको पैसे रिसीव होते हैं किसी और सोर्स से, तो वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, तो बैंक आपको सालाना या मंथली बेसिस पे उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, दैट इज आल्सो योर इनकम, लेकिन वो डायरेक्ट इनकम तो नहीं है, वो इनडायरेक्ट इनकम कंसिडर होगी। अगर आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टी आपने किसी को रेंट आउट की हुई है, उसके ऊपर आपको मंथली बेसिस पे रेंट आता है, तो वो भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम। अगर आपने कोई प्लांट पड़ा हुआ है, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, आपने उसको किसी स्क्रैप में उसको बेच दिया और उससे कुछ ना कुछ आपको इनकम जनरेट होगी, दैट इज आल्सो इनडायरेक्ट इनकम। इज दैट क्लियर? सेल्स के अलावा जितनी भी इनकम्स होंगी वो इनडायरेक्ट इनकम्स होंगी। अगर इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रेटर देन होंगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से, तो आपका नेट प्रॉफिट। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? मैंने कहा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस चीज को बनाने तक उसकी कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो फैक्ट्री के अंदर होते हैं एक्सपेंसेस, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चीज के बनने के बाद के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसी प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे उसकी पैकिंग के अखराजात होते हैं, उसकी इंश्योरेंस के अखराजात होते हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है, जिस मशीनरी में वो बन रहे होते हैं, मशीन जो प्लांट यूज़ हो रहा होता है उसकी डेप्रिसिएशन हो रही होती है, ठीक है, उस फैक्ट्री का आपको रेंट पे करना पड़ता है, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट आर वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर होते हैं। तो इसीलिए जब आपके इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रेटर देन होगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से, तो नेट प्रॉफिट। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस देन होगी इनडायरेक्ट इनकम्स लेस देन होगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से, तो नेट लॉस। ठीक हो गया? दोनों में से कोई एक चीज आपका आएगा। उसके बाद हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो कैसे पता चलेगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की स्ट्रांग है? वो तब हमारे पता चलेगा जब हमारे एसेट्स हमेशा बराबर होंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। बैलेंस शीट में हमने देखना है कि एसेट जब भी बराबर होंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के, तो हमारा इससे एक ये चीज भी पता चलेगी कि हमारे फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेट है, स्ट्रांग है, कि इतने एसेट्स हैं कि हम अपनी लायबिलिटीज को पूरा कर सकें। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग है कि हम अपने एसेट्स, इतने एसेट्स हैं कि हम अपनी लायबिलिटीज और कैपिटल को पूरा कर सकें। ठीक है, तो ये तीन अकाउंट्स जो है ना, जिसे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट कहा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा और बैलेंस शीट कहा, इन तीनों अकाउंट्स को कलेक्टिवली हम फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम देते हैं। ये तीनों अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इन तीनों अकाउंट्स को दीज थ्री अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमारा ये एक, हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने फाइनल अकाउंट पढ़ना है, इसमें हमने तीन अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस निकालने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने के लिए, बैलेंस शीट को हमने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। और इसको इसी सीक्वेंस में बनाएंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करेंगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट होगा उसे हम पहले ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करेंगे, फिर इसका जो रिजल्ट होगा वो ट्रांसफर करेंगे हम बैलेंस शीट के अंदर, और दैट इज अ फाइनल स्टेटमेंट। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अगर हमारे एसेट्स बराबर हो गए लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के, दैट मीन्स हमारा आंसर भी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है जी, ये इस क्वेश्चन का चेक है। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर इस लेक्चर में अगर आपको कहीं पे कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझसे क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। इसको अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको याद कीजिएगा, इसको अपने माइंड में लेके आइएगा, इसकी थ्योरी को भी रीड आउट कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।